शुभ संध्या। आज का इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करते हैं और उसके पश्चात हम लोग पुनः इस कार्यक्रम के में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक संस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में ज्ञान के प्रसार में तल्लीन है। और आप इसके 3 कार्यक्रम एक साथ होते हैं, 7 बजे से 8 बजे तक हिंदी में, तो 8 से 9 अंग्रेजी में और 9 से 10 मलयालम भाषा, स्थानीय भाषा में। इसके तहत हम लोग हमेशा एक प्रयास रहता है कि हम लोग एक स्पीकर्स को बुला करके अपने ज्ञान का आप सबों के साथ में आदान प्रदान करें और अपने विचारों को साझा करें। इसी क्रम में आज के इस मीटिंग में, इस बैठक में हम लोगों ने डॉक्टर नेहा कक्कर को आमंत्रित किया है। नेहा कक्कर जी एक प्रतिभाशाली, अभी आने वाली नई पीढ़ी के प्रैक्टिशनर हैं, जो कि होम्यो क्योर एंड केयर क्लिनिक्स मेरठ में प्रैक्टिस कर रही हैं। ये सदस्य हैं मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, मेरठ रेड क्रॉस सोसाइटी, दिल्ली साउथ एसोसिएशन से। इन्होंने काफ़ी लेख प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटेशन ऑन कैंसर एंड इट्स होम्योपैथिक इटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये जो अभी जो हाल में 2023 में हार्ट क्लिनिक में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने केस को प्रेजेंट किया है। इनके कई एक आर्टिकल जो 360 में पब्लिश हुए हैं, जिसमें कि होम्योपैथी एक नैनो साइंस है, एक केस विद ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन विद क्योर विद नेट्रम क्यूरेटर, नेट्रम यूज के साथ में। तो डॉक्टर नेहा कक्कर जी के आज के इस मीटिंग के लिए उन्होंने जो विषय चुना है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर्स जो है तो बहुत ही एक उभरता हुआ बीमारी के रूप में आ रहा है वर्तमान काल में, वर्तमान समय में, खास करके बच्चों में। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों में ही होता है, ये बड़ों लोगों में भी हम लोग को देखते हैं। लेकिन यह बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस चीज़ को जानें। तो नेहा कक्कर जी आज हम लोगों के बीच में ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर को लेकर के आई हैं। हम लोग आइए इनसे सुनते हैं और इनसे ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो नेहा कक्कर जी, इसके साथ में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कार्यक्रम को प्रारंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर साहनी, आप मेरे इतने बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर साहनी और IFPH का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं हिंदी में मैं पहले भी ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में प्रेजेंट कर चुकी हूँ, ADHD और इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट में, और आज मुझे IFPH ने मौका दिया है कि यही प्रेजेंटेशन मैं हिंदी में प्रेजेंट करूँ। तो जैसा कि डॉक्टर साहनी ने भी कहा, ओके, आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को। और जैसा कि डॉक्टर साहनी सर ने बताया कि ADHD एक बहुत ही नई उभरती हुई मेंटल डिजीज है, यानी दिमागी बीमारी है, जो कि आजकल मोस्टली छोटे बच्चों में भी और इवन टीनेज ग्रुप में भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। ये बीमारी अभी अगर हम 10 या 20 साल पहले बात करें तो इस बीमारी का नाम भी शायद कॉइन नहीं हुआ था, या इस बीमारी के बारे में इतना कोई डाटा या कोई इतना लिटरेचर या इवन इसकी कोई बात भी नहीं होती थी इसके बारे में। लेकिन अभी कुछ सालों में, पिछले 10-20 सालों में ADHD का और नाम बहुत ही ज्यादा हम लोग सुनने लगे, स्पेशली बच्चों में और टीनेज में। और जैसे और इवन ये बीमारी बड़े जनों में, यानी कि जो अबव टीनेज ग्रुप है, एडल्ट्स में भी इसको हम देखने को मिलता है, पर उसका दूसरा रूप देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली जो चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स में ये बीमारी हमें वहां देखने को मिल रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि ADHD की क्यों प्रिवलेंस हमें देखने को मिल रही है। क्या इसका स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास जो हमें दिखाता है कि ADHD की प्रिवलेंस
हमारे कुछ सालों में बढ़ी है। अब ये यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ स्टडीज करी हैं, जिन्होंने पाया कि पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स यानी पास्ट 30-40 सालों से 6.1 से 10.2% का इंक्रीज हुआ है 20 साल के पीरियड में 97 से। मतलब ये जो हमारी 21st सेंचुरी आई है उसमें ये एडीएचडी की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा पाई गई है। इस सर्वे के द्वारा हम इसमें देख सकते हैं। और एक और जो हम स्टैटिस्टिक देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि जो थेरेप्यूटिक मतलब ड्रग मार्केट जो है, जो एडीएचडी में ड्रग्स यूज होती है एडीएचडी के ट्रीटमेंट में, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ हम देख सकते हैं 2022 में इसका जो यूएस में इसका बजट था वो था $538 मिलियन, जो अब पहुंच गया है $1195 मिलियन में, जिससे हमें ग्रोथ रेट दिखाता है 10.5% की। तो ये डाटा हमें दिखा रहा है कि ऑब्वियसली जब एडीएचडी बढ़ेगा तो उसके जो लिए जो ड्रग्स यूज्ड होती हैं उसका भी प्रिवलेंस बढ़ेगा। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने जो बजट में सैंक्शन किया था एडीएचडी के लिए, वो भी उसका भी बजट रेज हुआ है $10.79 बिलियन से 10.43 बिलियन इन द ईयर 22, मतलब 10.43 बिलियन से $10.79 बिलियन, इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ 3.4%। मतलब हमें ये डेटा ये दिखा रहा है कि एडीएचडी की प्रिवलेंस भी बढ़ी है। और ऑब्वियसली क्योंकि ड्रग यूज हो रहा है तो उससे भी हमें ये पता चल रहा है कि एडीएचडी कितना जोर पकड़ रहा है आज की डेट में और बच्चों को कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये एक्चुअली व्हाट इज एडीएचडी, एडीएचडी एक्चुअली क्या है? अब अगर हम एडीएचडी की फुल फॉर्म को देखें तो हमें दिखाई देगा कि इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है एडीएचडी मींस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है क्या? इसमें क्या एग्जैक्टली हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिससे बच्चों में दिक्कत आती है, बच्चों के बिहेवियर में दिक्कत आती है? एक्चुअली ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो मोस्टली बिहेवियर को इफेक्ट करता है। बच्चे का जो अपनी सराउंडिंग्स के रिएक्शन में जो भी बिहेवियर होता है ये बेसिकली उसको इफेक्ट करता है। तो अब जैसे ये डायग्राम में हम देख सकते हैं बच्चे बने हुए हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव और इनअटेंटिव। जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है कि बच्चा या जो भी टीनेज बच्चा है वो अपनी अटेंशन को फोकस नहीं कर पाता है किसी भी टास्क के लिए। और वो हाइपर एक्टिव वैसे होता है लेकिन वो अटेंशन फिक्स नहीं कर पाता। हाइपर एक्टिविटी मतलब उसकी ब्रेन की एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो कभी एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता है। तो फर्स्ट सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो है लैक ऑफ फोकस या डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे कि अगर हम किसी एडीएचडी जिस बच्चे को है उसको अगर हम कोई खिलौना या ब्लॉक्स बिल्डिंग करने के लिए दे दें, या कोई एक स्पेसिफिक हम उसको ऐसा टॉय दे दें जिसमें कुछ चीजें ज्वाइन करनी है, या फिर एक टॉय आता है जिसमें हम रिंग्स एक के ऊपर एक डालते हैं, तो अगर हम ऐसा कुछ टॉय उसको देते हैं तो वो ये सिंपल टास्क या एक सिंपल गेम भी नहीं खेल पाता है, क्योंकि उसका ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव है। या तो उठा के फेंक देगा या फिर वो कहेगा नहीं मुझे ये नहीं खेलना, मुझे दूसरा टॉय दो। फिर हम उसको दूसरा टॉय देते हैं लेकिन तब वो टॉय भी नहीं खेलेगा, फिर वो दूसरा मांगेगा। तो इस तरह की हाइपर एक्टिविटी उसकी ब्रेन में चलती है और वो एक ही चीज पे अपने दिमाग को फिक्स नहीं कर पाता। सेकेंड सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वे है रेस्टलेसनेस, फिजिडिटी या इनेबिलिटी टू कीप स्टिल। मतलब वो सीधा बैठ ही नहीं सकता है बच्चा। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव होते हैं और आजकल हमें ज्यादा देखने को मिलता है कि वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। अभी वो सोफे पे बैठे हैं, अभी फिर वो बेड पे जाके बैठेंगे, अब उन्हें कुछ बॉल चाहिए, फिर उनको कोई और टॉय चाहिए, या फिर उनको भूख लग जाती है, या मुझे बाहर जाना है। तो इस तरह से उनकी एक्टिविटी रेस्टलेसनेस रहती है वहां पे। वो फिक्स नहीं होते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं है, इधर से उधर कूदते रहते हैं। या फिर अगर एक जगह बैठे भी होते हैं तो या तो उनका हाथ हिलता रहता है या टांग हिलती रहेगी। दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, रेस्टलेसनेस रहती है बहुत ज्यादा। थर्ड सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वह है इम्पल्सिव, एग्रेसिव या इरेटिक बिहेवियर अलोंग विद एंजाइटी एंड मूड स्विंग्स। मतलब ये बच्चा जिसको एडीएचडी, अब जैसे कि हमने बोला ये बीमारी हमें छोटे बच्चों में भी मिलती है और टीनेज में भी मिलती है। तो स्पेशली टीनेज में हमें ये सिम्टम मिलेगा
कि वो जो बच्चा है बहुत ही एग्रेसिव होता है। उसको अगर आप कोई बात पूछोगे या आप उसे कुछ काम करने को कहोगे तो वो बहुत ही एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। या तो वो चिल्लाएगा, बहुत तेज गुस्से में जवाब देगा, या फिर कोई चीजें उठा के फेंक देगा, या फिर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाएगा। और ये भी होता है कि वो कभी तो बहुत ही आपकी बात मानेगा या बिल्कुल ही चुप हो जाएगा, बिल्कुल शांत रहेगा, और दूसरी टाइम जब आप उससे बात पूछेंगे तो वो बहुत ही इराटिक, उसमें बहुत ही एग्रेसिव वे में आपको जवाब देगा। तो मतलब ये मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक एक एंड पे वो बहुत ही शांत होंगे और एक एंड पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होंगे। तो ये इम्पल्सिवनेस, एग्रेसिवनेस और एराटिक बिहेवियर, जो कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर है, वो भी हमें एडीएचडी को देखने को मिलता है। फोर्थ सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो है फॉरगेटफुलनेस विथ शॉर्ट अटेंशन स्पैन या एब्सेंट माइंडेडनेस। बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है, या उसको छोटी-छोटी बातें याद नहीं रहती। जैसे कि वो सुबह उठा, उसको ब्रश करना है या फिर उसको बाथरूम जाना है, इवन ये चीज़ भी वो याद नहीं रख पाता है। उसको कोई टीचर ने होमवर्क दिया या स्कूल में या फिर कोई भी टास्क करने को दिया, वो चीज़ भी भूल जाएगा। वो मम्मी को आके नहीं बताएगा कि मैंने क्या किया। इवन अगर आपने उसको कोई बात बताई है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वो भी वो जल्दी-जल्दी भूल जाता है। उनका जो मेमोरी पावर होता है, वो वीक होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो ब्रेन है, वो बहुत ही हाइपर एक्टिव स्टेट में है। हाइपर एक्टिव इन द सेंस कि जो ब्रेन सेल्स हैं, वो रैपिडली कुछ ना कुछ सिग्नल डिस्चार्ज कर रही हैं, जो फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि वो टास्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फ्रूटफुल नहीं होता है। दे आर जस्ट वो इम्पल्स जो होती है, वो जस्ट वेस्ट जाती हैं। तो वो बच्चा कोई भी टास्क नहीं कर पाता, और इसी की वजह से भी वहाँ पे फॉरगेटफुलनेस भी हमें देखने को मिलती है, एब्सेंट माइंडेडनेस देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम इस चार्ट में देख सकते हैं, सॉरी, यही सिम्टम्स यहाँ पे हैं। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, वो अटेंशन फिक्स नहीं कर पाता है, बहुत ही ज्यादा केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं। फिजिटेटिंग, वही मैंने बताया, हाथ पैर हिलाते रहना। थिंकिंग, एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना किसी सोचे समझे जवाब दे देना, या कुछ भी उस तरह से दे देना, गलत मलत जवाब दे देना, उल्टा जवाब दे देना, या फिर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और फॉरगेटफुलनेस, तो ये सब जो सिम्टम है, ये बेसिकली छोटे बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, केयरलेस मिस्टेक्स, फिजिटिंग, एक्ट विदाउट थिंकिंग और फॉरगेटफुलनेस। और जो सिम्टम्स हमें चाइल्डहुड के अलावा टीनेज ग्रुप और एडल्ट्स में भी मिलते हैं। अब वो सिम्टम्स हम देखते हैं कि जो चाइल्डहुड में जो बच्चा है, क्योंकि वो अपना कंसंट्रेशन फिक्स नहीं कर पा रहा है, उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव है, उसकी ब्रेन सेल्स हाइपर एक्टिव हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक, जिसे कहते हैं ना फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब एक एक बस पागलपन सा है कि वो कुछ ना कुछ सोच रहा है किसी भी चीज के बारे में, और अपनी इंटेंशन फिक्स नहीं कर रहा है। एक टाइम में वो सोच रहा है मुझे ये करना है, अब दूसरे टाइम वो सोच रहा है नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे उसकी बात माननी है, लेकिन वो कहीं पे भी उसका ब्रेन जो है अपनी अटेंशन फिक्स नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से इन बच्चों में हम देखेंगे कि स्कूल फेलियर या अंडर अचीवमेंट बहुत होती है। उनका स्कूल का जो रिजल्ट है वो बहुत खराब आता है। आपको रोज उनके टीचर से एक वो आती है कि ये बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है, इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, या किसी भी एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये सिम्टम बच्चों में हमें दिखाई देगा। और वही सिम्टम जब वो धीरे धीरे हम उसको छोड़ देते हैं, वो एड्रेस नहीं होता है, तो जाके एडल्टहुड पे जॉब फेलियर या अंडर एम्प्लॉयमेंट का रूप ले लेता है, क्योंकि वो स्कोलास्टिकली सफर करता है, उसके सारे स्कूल ग्रेड सफर करते हैं, कॉलेज लाइफ भी उसकी उतनी अच्छी नहीं रह पाती क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होती है। तो ऑब्वियसली उसको जॉब मिलने में दिक्कत आती है या एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आते हैं आगे जाके। अब यहाँ पे सेकंड सिम्टम हम देख रहे हैं मल्टीपल इंजरीज। अब मल्टीपल इंजरीज एक फिजिकल सिम्टम है, पर ये भी ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रेस्टलेसनेस है, फिक्सेशन नहीं है कोई भी टास्क के लिए, इधर उधर कूदना, एग्रेसिवनेस होना, तो उनको अक्सर चोटें लग जाती हैं। तो चोटें लगने से क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि मुझे भी चोट लग जाएगी कि मैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल करूँ, वो वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बीमारी है। लेकिन उसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है कि उनको अक्सर चोटें लग जाती हैं। तो ये सिम्टम आगे जाके कार रेक्स या रिस्क टेकिंग, मतलब क्योंकि उनके अंदर बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो उनके एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, और या फिर रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है जिसमें उनको अपनी एक्शंस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अब
ये जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं, इनमें अक्सर हमें ये दिखाई देता है कि लो सेल्फ एस्टीम बहुत आ जाती है। लो सेल्फ एस्टीम इसलिए आ जाती है क्योंकि ये कुछ टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, इनका स्कूल का रिजल्ट खराब होता है, तो इनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, जिसकी वजह से ये ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन। और आजकल की एज में हम ये चीज बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि बहुत ही अर्ली एज से, इवन जैसे 13-14 की एज से लोग, बच्चे जो हैं अल्कोहल और सिगरेट और इवन ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करने लगते हैं। एक रीजन तो उसका ये होता है कि हमें कुछ इंक्विजिटिवनेस होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ भी ट्राई करने के लिए। दूसरा रीजन ये होता है कि बहुत बच्चों में हीन भावना होती है कि मैं, क्योंकि आई एम नॉट, स्पेशली एडीएचडी जिन बच्चों को होता है, उनमें ये हीन भावना होती है कि मैं जो हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ना मेरा स्कूल का करियर रिकॉर्ड अच्छा है, ना मेरा कोई भी एक्टिविटी अच्छी है, मेरे को सब लोग इस तरह से नेगेटिव उसमें बोलते हैं, हमेशा पोक करते हैं कि नहीं तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारा स्कूल भी खराब है, तुम ढंग से नहीं करते हो। तो इसकी वजह से उनके अंदर हीन भावना आती है और उस चीज को ओवरकम करने के लिए वो ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, वो ड्रग्स, अल्कोहल और सिगरेट्स में जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके एडल्टहुड में वो ड्रग डिपेंडेंस बन जाती है। क्योंकि एडीएचडी जो आज की डेट में बीमारी है, वो हमें उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी ही घरों में हमारे बच्चे, हमारे टीनेज जो बच्चे हैं और इवन एडल्ट्स हैं, उनको ये हो सकती है प्रॉब्लम। और कई बार इसको पहचानने में दिक्कत आती है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है एडीएचडी की, क्योंकि वो सिम्टम्स कई बार एराटिक होते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो बच्चा है ना, वो ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, वो हमारा कहना नहीं मान रहा है, वो जिद कर रहा है, हम उसको इस तरह से ही ले लेते हैं। हम उसको ये नहीं समझते हैं कि वो, उसको प्रॉब्लम है, उसको एडीएचडी है, उसको हेल्प चाहिए, उसको काउंसलिंग चाहिए या उसको मेडिकल एड चाहिए। हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आई गेस इंडियन हाउस होल्ड में इस तरह से होता है कि नहीं, आपको अच्छे से बिहेव करना है, यू हैव टू, मतलब जो कहते हैं कि आपको मम्मी पापा की बात मांगनी है, या फिर आपको स्कूल में भी परफॉर्म करना है। और आज की डेट में ये बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उनको हर जगह अच्छा ही परफॉर्म करना है, स्कूल में भी, बाहर भी। इट्स लाइक, मतलब बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है आज की डेट में, तो उसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाते हैं कई बार कि बच्चे को एडीएचडी है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है एज होम्योपैथिक डॉक्टर्स, क्योंकि हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आप, हम बच्चे को पहचाने, किसी भी बच्चे को हम देखें कि उसका बिहेवियर कहीं एडीएचडी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर आ जाता है, कंडक्ट डिसऑर्डर। वही बिहेवियर जो है उसका हमेशा वो होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वो बात नहीं मानता है लोगों की, दूसरी तरह से रहता है, और क्योंकि एग्रेसिवनेस इतनी ज्यादा आ जाती है धीरे धीरे कि वो आगे जाके क्रिमिनल या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बन जाता है। देखिए, इसका एक पैटर्न है, ये नहीं है कि शुरू में ही बच्चा जो है वो एकदम से डिफाइंड होगा, ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिनको हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा हो जाता है। आगे फिर एक ये हमें सिम्टम मिलता है रिपीटेटिव फेलियर का, बार बार उसको फेलियर आता है, स्कूल में अच्छा नहीं हुआ, फिर जॉब अच्छी नहीं मिली उनकी वजह से, क्योंकि उनकी इमेज ऐसी बन जाती है कि ये एंटी सोशल या एंटी वैसी पर्सनालिटी है, एंटी सोसाइटी पर्सनालिटी होती है, किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनके अंदर ना एक होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन, यानी कि डिप्रेशन की तरफ वो लोग बढ़ने लगते हैं या एंजाइटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर होमिसाइडल और सुसाइडल टेंडेंसीज भी आती हैं, क्योंकि वो इतनी हीन भावना में और इतना वो हो जाते हैं परेशान अपने आप से ही कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, ना मेरा करियर अच्छा है, ना मेरी पढ़ाई अच्छी है, ना मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी है, ना मेरा को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। तो एक होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो या तो खुद को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं या दूसरों को भी। अभी रिसेंटली जैसे सिडनी में एक इंसिडेंट हुआ, लोगों ने न्यूज़पेपर में और उस पे टीवी में भी देखा होगा कि एक आदमी ने जाके 7-8 लोगों को गोली मार दी। वो एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एडीएचडी का, क्योंकि कहीं न कहीं उसका साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड है, कहीं न कहीं वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, होपलेस है। अब वो किस वजह से है ये तो नहीं पता, क्योंकि पुलिस ने उसी को गन डाउन कर दिया। पर उसका जो कहानी का पार्ट है वो किसी ने नहीं सुना। ये ज़रूर देखा कि उसने 7-8 लोगों को मार दिया, पर क्यों मारा उसने? ये तो हमें नहीं पता। हमें ऐसे लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, जो साइकेट्रिक पार्ट होता है, वो इफेक्टेड होता है, और कहीं नहीं ये एडीएचडी उसमें जरूर पार्ट होता है। और ये बाहर के देशों में एडीएचडी की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि
वो वहां पे एक फैमिली जो सिस्टम है, अभी हम आगे ये हम कॉजेज में देखेंगे, वो मैं आगे जाऊंगी। तो मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है। हमारे को पहचानना बहुत जरूरी है कि एडीएचडी के इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं। वो छोटा सिम्टम भी हो सकता है कि वो एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो हमें प्रोव करना चाहिए कि एक्चुअली बच्चे को प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों नहीं है। या फिर कुछ बच्चे, मैंने बताया कि कुछ बच्चे एक्चुअली ऑपोजिट भी होते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शेल में चले जाते हैं, बिल्कुल ही ऑपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं, वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। आप उनसे कुछ बात करोगे वो बात नहीं करेंगे, आपको कुछ स्कूल की बात आके नहीं बताएंगे, क्योंकि अंदर जो उनकी कुछ अंदर उनका एक जो वर्ल्ड है वो चल रहा है, वो दिमाग चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने माँ बाप से, ना अपने फ्रेंड से, ना अपने स्कूल में। तो उस केस में भी वो भी एक तरह का साइलेंट एडीएचडी हम उसको कहेंगे। तो एडीएचडी के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। एक ही तरह का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, किसी एग्रेसिव या इम्पल्सिव या एराटिक बिहेवियर मिलेगा, हमें उसका दूसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है, जहां वो बच्चा एक शेल में या एक डिप्रेसिव मोड में चला जाएगा। तो हमें वो पहचानना बहुत जरूरी है। अब जो इसके प्रोबेबल कॉजेज, जैसे कि मैंने बताया कि इसके एडीएचडी की डेवलपमेंट के प्रोबेबल कॉजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज जो हम देख सकते हैं वो है ब्रेन ट्रॉमा। जब भी हम देखेंगे कि जो एंटीनेटल एज, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में या वूम्ब में होता है और उसको ब्रेन में कोई भी चोट अगर लग जाए या कोई भी ट्रॉमा उसकी माँ को हो जाए, तो उसकी वजह से जो ब्रेन, बच्चे का ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है कहीं ना कहीं इंटरनली, या फिर उसकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। और सेकेंडली इवन बाहर भी अगर कभी चोट लग जाए उसकी वजह से भी उसका ब्रेन डेवलपमेंट अरेस्ट हो सकता है। लेकिन मेजरली हम देखते हैं कि अ, जो एंटीनेटल टाइम है, जब जो प्रेगनेंसी के टाइम है, अगर उसकी माँ को भी चोट लगी है, अगर माँ को कोई ट्रॉमा है, तो ऑब्वियसली बच्चे को ट्रॉमा होगा। तो हमारे लिए ये हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी की टाइम उसको कोई चोट तो नहीं लगी है माँ को। जब भी आपको कोई बच्चे को साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, चाहे वो एडीएचडी हो चाहे कुछ भी हो, तो आप माँ की प्रेगनेंसी हिस्ट्री जरूर हमें लेनी चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं ट्रॉमा तो नहीं है। दूसरा है जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ एडीएचडी, डिप्रेशन और एंजाइटी। जैसे कि मैंने बताया, एडीएचडी में डिप्रेशन और एंजाइटी का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल इससे सफर कर रहा है, चाहे वो बच्चा, टीनेज या बड़ा हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक हीन भावना, एक एक उथल पुथल चल रही होती है। तो इस केसेस में हमें फैमिली हिस्ट्री में जरूर देखना चाहिए कि कहाँ कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। तो वो चीज हमें जरूर देखनी चाहिए। ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि आगे जाके बच्चे को डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर एडीएचडी सब्सिक्वेंटली हो सकता है उसको, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी से कई बार उसकी शुरुआत होती है और फिर एडीएचडी हम उसको देखते हैं कि उसको डेवलपमेंट हो जाती है। दूसरा है स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये आजकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी अर्बनाइजेशन आज की डेट में हो रही है, बहुत ज्यादा जो लेडीज हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल को एक बहुत नॉर्मल कल्चर हो गया है लेडीज के लिए स्मोकिंग, और जो पहले के टाइम में इतना नहीं था, और आज के 50 सालों में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि लेडीज के लिए स्मोकिंग और अल्कोहल लेना एक आम बात हो गई है। तो ये जो अर्बन पॉपुलेशन है जहाँ स्मोकिंग और अल्कोहल लेती है, उसकी वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, मदर के भी होते हैं, और इवन बेबी जो अगर आपके वूम में और उस टाइम अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बेबी को डैमेज जरूर होगी। उसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन सेल्स वीक होते हैं, और एडीएचडी के सिम्टम्स उसको आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्री मेच्योर बर्थ या डिक्रीज ब्रेन साइज। बहुत ही, अगर बच्चे का साइज ब्रेन का कम है या प्री मेच्योर बर्थ है, तब भी उसका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है और उसको एडीएचडी की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल टॉक्सिन, साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड एलोपैथिक ड्रग्स। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे मॉडर्न, जिसे हम एलोपैथिक फ्रेटर्निटी कहेंगे, वो इस चीज को कंसिडर नहीं करता होगा। लेकिन अगर एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन हम अपने आप को देखें, तो हम ये जानते हैं कि वैक्सीनेशन का कितना बड़ा साइड इफेक्ट होता है, एलोपैथिक ड्रग्स का बहुत साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारा पार्ट एलोपैथिक ड्रग्स का ऐसा होता है जो हमें पता ही नहीं होता, हम खा रहे होते हैं और हमें नहीं पता वो ड्रग कहाँ एक्ट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है वैक्सीनेशन और एलोपैथिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स, जो कि ब्रेन में जाके इफेक्ट करता है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ भी जो हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं ऑब्वियसली ब्रेन पे तो इफेक्ट उसका जाएगा, क्योंकि ब्रेन इज एन एसेंशियल पार्ट, वही एक पार्ट है जो सब कुछ फील कर रहा है। तो जो दवाई भी हम कर रहे हैं, तो वो दवाई भी जो ब्रेन है वो फील कर रहा है। तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन और एलोपैथिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स भी एडीएचडी कॉज कर सकता है।
जो मैंने बताया, अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियर फैमिली सेटअप, डिक्रीज्ड सोशल एंड फैमिली वैल्यूज। आज की डेट में जो न्यूक्लियर फैमिली का सेटअप है, उससे जो बच्चे की नीड है वो पूरी नहीं होती। मैं इस चीज को बिल्कुल वो नहीं कहूंगी कि मैं आई एम एडवोकेटिंग फॉर जॉइंट फैमिली सिस्टम और मैं न्यूक्लियर फैमिली को शन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। पर एक जो हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें बच्चे को अगर उसके माँ बाप उसको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अटेंशन उसके दादा दादी या चाचा चाची या फिर और कोई जो लोग हैं वो उसको दे देते हैं। तो उसका जो इमोशनल ब्रेन है वो सही तरह से डेवलप होता है, क्योंकि बच्चे को इनिशियल स्टेज में माँ बाप के साथ साथ एक सोशल बॉन्डिंग भी चाहिए, उसको उसको हर तरह से प्यार चाहिए होता है, जो आज की डेट में मुझे लगता है न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में इतना नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। तो उसकी वजह से बच्चा कई बार नेग्लेक्ट हो जाता है इमोशनली स्पेसिफिकली। तो उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर अपने बहुत चीजें अंदर रखता है, वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, स्कूल में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि वहां भी उसके से सिर्फ एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है, स्कूल की भी एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन जॉइंट फैमिली सेटअप में वो कहीं ना कहीं चाहे अपनी दादा दादी को बता दे या चाहे किसी अपने चाचा चाची या कोई भी अपने सिबलिंग्स है, कजिन्स हैं, उनके साथ भी ये भी एक फैक्टर हम कह सकते हैं जो एडीएचडी, क्योंकि एडीएचडी अभी 50-60 साल पहले तक मैंने बताया ना, नाम नहीं सुना था, पर आज की डेट में हमें बहुत कॉमनली ये देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अनफेवरेबल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट एट होम और स्कूल। हमें बच्चों से सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, उनका हमें एक तरह से जिसे कहते हैं फ्रेंड या फिर वो बनना चाहिए। तो क्योंकि आगे जाके हम ये देखते हैं कि उनका जो क्योंकि जो उनका एक्सप्रेशन है वो माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो अपने आप को फील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। नहीं तो अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो ही अंदर अपने आप को भूलता चला जाएगा, और उसकी वजह से एक बम फटता है जिसे हम एडीएचडी कहते हैं। तो वो जो अंदर की फीलिंग्स है वो बच्चा अपना एक्सप्रेस कर पाए, चाहे माँ बाप से, इवन टीचर से स्कूल पे, या अपने फ्रेंड से, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमें बच्चे को दे। तो अगर अनफेवरेबल इमोशनल या इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट होता है तो वो भी एडीएचडी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एडीएचडी और ऑटिज्म के बीच में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं, और या फिर एडीएचडी जो है वो ऑटिज्म का हम प्रिकर्सर कह सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, एक सुपरफिशियली मैं बता सकती हूँ कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में हम देखते हैं कि वो जो ब्रेन डैमेज है वो और ही आगे एक लेवल पे होती है, जहाँ पे बिल्कुल ही जो ब्रेन है वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होता है एनवायरनमेंट से, और इम्पल्सिविटी होती है, और मोटर स्किल्स इफेक्ट होते हैं, फोकस नहीं होता है, एराटिक बिहेवियर होता है। लेकिन वो बहुत ही आगे एडवांस स्टेज है। लेकिन एडीएचडी जो हम कहेंगे वो एक तरह से प्रिकर्सर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही जनरेशन में हम इस चीज को देख लेंगे। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को अगर एडीएचडी है तो जो बच्चे उनके होंगे उनको ऑटिज्म हो सकता है, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी इंक्रीज होते होते जीन्स में ओवरलैप होते होते वो आगे ऑटिज्म का रूप ले लेती है। तो एडीएचडी और ऑटिज्म आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ऑटिज्म अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसको समझना सभी के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो चीज है उसको उसका जो प्रिकर्सर है उसको पकड़ पाना आसान नहीं है। तो ऑटिज्म अपने आप में एक ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है, पर एडीएचडी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो ऑटिज्म से ओवरलैप करते हैं। तो ये दोनों डिजीज आपस में एक कह सकते हैं कनेक्टेड है। तो हम ये इन तीन दोनों चीजों को हम एक साथ ही लेके चल सकते हैं कि एडीएचडी और ऑटिज्म। तो आजकल की डेट में ये दोनों ही डिजीज हम देखने को मिल रहे हैं हमें। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट फॉर एडीएचडी। तो आई होप मैंने एडीएचडी की एक थोड़ी पिक्चर क्लियर करी होगी कि किस तरह से हम वो एडीएचडी को समझ पाए, और एडीएचडी को हम एक वो हवा या एक वो ना बना के कि ये ओहो ये तो एडीएचडी है, इसको क्या हो गया बच्चे को, अब ये ऑटिस्टिक हो जाएगा या इसका वो हो जाएगा, इस तरह से नहीं है। एडीएचडी एक ऐसा डिजीज है जिसको हम प्रॉपर्ली और साइंटिफिकली और थोड़ा सा जिसे हम कहेंगे समझदारी से अगर हम देखें, उसको सबसे पहले हम पहचान पाए, उसको समझदारी से अगर हम हैंडल करें तो बहुत आराम से एडीएचडी के केसेस और इवन ऑटिज्म के केसेस हम हैंडल कर सकते हैं। और थैंकफुली होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है
जिसमें मेंटल सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मतलब ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है जिसमें मेंटल सिम्टम्स की बेसिस पे हम जो है कोई भी मेडिसिन चूज कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर हम एडीएचडी को अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम कुछ सिम्टम्स अच्छे से ले पाएंगे, जिससे हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का भी अच्छे से चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट पार्ट पे अगर आते हैं, तो मेडिकेशंस जो यूज होती हैं एलोपैथिक, वो हम यहाँ देखेंगे कुछ तरह के स्टिमुलेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि मिथाइल फेनिडेट और एम्फेटामिन, जिससे कामिंग इफेक्ट होता है हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन पे। और ये स्टिमुलेंट्स जो हैं डोपामिन की भी कंसंट्रेशन है, न्यूरोट्रांसमीटर की मोटिवेशन, अटेंशन, और उसको बढ़ाते हैं और उनको एक तरह से शांत करते हैं ये स्टिमुलेंट्स। दूसरी तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो है नॉन स्टिमुलेंट्स, जैसे कि स्ट्रेटेरा, ये इनके ब्रांड नेम्स हैं, और ये एटोमॉक्सेटिन, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये इनके सॉल्ट्स हैं। तो इनके ये ब्रांड नेम्स है ग्विनोफिसिन, क्लोनिडीन और विलोक्सिसिन। ये भी कामिंग इफेक्ट देते हैं, जो भी, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी है या जो भी कोई वो है, उसको कामिंग इफेक्ट देता है और उनकी जो हाइपर एक्टिवनेस है उसको कम करता है। दूसरा एस्पेक्ट जो आता है ये मेडिकेशन, ये जो एलोपैथिक मेडिकेशन है उसके साथ है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एंगर मैनेजमेंट, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, साइको एजुकेशन और फैमिली थेरेपी। एडीएचडी में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने कहा ना, जो भी बच्चा या जो भी टीनेजर उसके अंदर जो भी चल रहा है, उसको हमें बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं आएगा हम ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। वो बाहर निकालना बहुत जरूरी है और उसमें काउंसलिंग बहुत काम आती है। धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर हम बच्चे से बात करें, टीनेजर से बात करें कि एक्चुअली वो क्या फील करता है, घर पे क्या फील करता है, स्कूल में क्या फील करता है, एज अ इंडिविजुअल वो सोसाइटी में क्या फील करता है। तो इस तरह से हमें उसका अंदर का जो साइकोलॉजी है उसको बाहर लाना बहुत जरूरी होता है, और ये काउंसलिंग में हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर होम्योपैथ एक बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता है, क्योंकि हम मेंटल सिम्टम्स हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें एक तरह से पेशेंट का फ्रेंड बनना पड़ता है, उसका दोस्त बनना होगा हमें, तभी हम एडीएचडी केसेस में सही अप्रोच रख पाएंगे, क्योंकि तभी हम उसका अंदर की जो अंदर का जो भावनाएं हैं या फीलिंग्स है हम उसको पहचान पाएंगे, और हम अपनी मेडिसिन भी और अच्छे से चूज कर पाएंगे। तो ये मैं ये कहूंगी हर होम्योपैथिक को एक बहुत अच्छा काउंसलर भी होना चाहिए। तो ये सब काउंसलिंग सेशंस भी यूज होते हैं एडीएचडी में। अब आते हैं हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट कर रखी है। गैरिकस, एनाकार्डियम, आर्सेनिक, बराइटा, स्किलकेरिया, फॉस, कार्सिनोसिन, सिनातुजा, हायसमिस, मिडोनाइनम, नाट्रोम्यूर, लाइस्ट्रोमोनियम, जो कि मेंटल सिम्टम से मैच खाती हो। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक मेडिसिन लिस्ट है जो मैंने दी, जस्ट टू गिव अ जिस्ट। लेकिन हम कोई भी मेडिसिन जो ड्रग पिक्चर जो उसके मेंटल सिम्टम्स के साथ मैच कर रही है वो हम दे सकते हैं। ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो मैंने रॉबिन मर्फी की होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी से लिए हैं, जो हम एडीएचडी के केसेस में ले सकते हैं। जैसे कि हाइपर एक्टिविटी माइंड, रॉबिन मर्फी की जो रिपर्टरी है ये बहुत ही अच्छी वो है, क्योंकि इसमें काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो फर्क हैं। इसमें एक वैक्सीनेशन के ऊपर और बहुत बढ़िया चैप्टर है। ड्रग्स की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या एलिमेंट्स हो सकती हैं, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से क्या एलिमेंट्स हो सकती हैं। चिल्ड्रन के नाम का एक अलग चैप्टर है। तो इस रिपर्टरी में काफी डीप में इस चीज को वो किया गया है। वैसे तो जो कन्वेंशनल रिपर्टरीज है उसमें भी हमें मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं, पर डॉक्टर रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी में हमें और एक्सटेंसिव लिटरेचर मिलता है अलग अलग रूब्रिक्स का, जिसमें हम बेसिकली जो एडीएचडी है उसमें हम ये सब सिम्टम्स या रूब्रिक्स ले सकते हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी माइंड, डिसेबिलिटीज, एब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुलनेस, आंसर्स, अवर्जन टू एंजाइटी, बाइटिंग बिहेवियर, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, कॉन्टेम्पचुअस माइंड, डिफिकल्टी, ड्वार्फिश चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया। ये सब जो सिम्टम्स हैं ये एडीएचडी में आते हैं। टॉक्सिसिटी ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स, एंटीबायोटिक्स, एलिमेंट्स, क्विनीन, टोबैको, वैक्सीनेशंस, और इवन ऑटिज्म आवर आफ्टर वैक्सीनेशन। तो ये सारे सिम्टम्स, हमें काफी सिम्टम्स वहां पे रूब्रिक्स हमें देखने को मिलते हैं इस रिपोर्ट में, और इससे हम हमें एडीएचडी में मेडिसिन चूज करने में काफी मदद मिलती है।
अब जो मियाज़म्स जो एडीएचडी में निकल के आते हैं वो हैं साइकोटिक और सिफिलिटिक मियाज़म्स। जो साइकोटिक मियाज़म है उसमें ब्रूडिंग, डिफिकल्टी इन अटेंशन, फॉरगेटफुलनेस, डे ड्रीमिंग, एंग्जायटी, डिप्रेशन, फ्रिजिडिटी एक्सेट्रा आते हैं। और सिफिलिटिक में यही जेलसी, एग्रेसिवनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस, ऑब्वियसली जो सिफिलिटिक बिहेवियर है वो डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होता है, सुसाइडल और होमिसाइडल टेंडेंसीज़, तो ये हमें सिफिलिटिक उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक केस प्रेज़ेंट करना चाहूँगी, अब मेरे पास मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो लेकिन मैं ज़्यादा टाइम ना लेके जल्दी ही इसको नहीं, रैप अप आपके पास करके मैं में ये केस समय एक है, प्रेज़ेंट करना चाहूँगी। आपके पास में हाँ जी, हाँ समय जी। है, आप बोलिए। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, आप घबराइए नहीं समय के लिए। हाँ जी। तो ये जो केस स्टडी है सॉरी, एक ये पेशेंट आया था मेरे पास, बच्चा 11 साल का, 5 जनवरी 2023 को, और इसके जो मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थे वो था डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन। इसके पेरेंट्स जब मेरे क्लिनिक में आए तो पहली बार तो वो बच्चे के साथ नहीं आए थे। उन्होंने ये बताया कि उनके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में कम लगने लग गया है, और कुछ टाइम से, मतलब ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही ऐसा था, पर कुछ टाइम से 2-3 साल से उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है स्टडीज में। उसको स्कूल में भी इतना नहीं आ रहा है, स्कूल में टीचर से थोड़ा कंप्लेंट भी आ रही है, और हाइपर एक्टिव बिहेवियर था। चाइल्ड कुड नॉट स्टिल सिट स्टिल, स्टिल नहीं सिट कर पाता था, खाने के टाइम भी और स्टडिंग के टाइम भी। मतलब जब भी जैसे उसको मम्मी ने उसको खाना खिलाने के लिए बुलाया, उसने 2-3 बार खाए तो फिर वो भाग जाता था, और फिर पढ़ने के लिए भी जब बैठता था तो इसी तरह का वो उसका बिहेवियर रहता था। पहले उसका नहीं था, पर अभी थोड़े टाइम से 2-3 जिसे हम कहेंगे 1 डेढ़ या 2 साल से उसका ये इस तरह का बिहेवियर था। वॉज वेरी सेल्फ विल्ड, डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का वो कहना नहीं मान रहा था, बहुत ही ज्यादा डिसोबीडियंट, और जिसे कहते हैं फ्रिवुलस बिहेवियर था उसका, और हाइपर एक्टिव बिहेवियर था। डांस डांस बहुत करता था, मतलब हर टाइम उसको ये रहता था कि मैं डांस कर, मतलब हर चीज को वो इस तरह से चिढ़ा के, मम्मी को डांस करके या ऐसे 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 करके अंगूठा दिखा के वो उस तरह से बातों को टाल देता था, तो ये चीज उसमें थी। और टीचर ऑल्सो कंप्लेंट दैट ही हैड रिड्यूस्ड अटेंशन, और उसकी बार बार तो नहीं, मतलब थोड़े टाइम से उसकी कंप्लेंट्स आने लगी थी कि 1-2 स्टूडेंट से उसकी लड़ाई भी हुई थी, तो ये चीजें उसके साथ आई थी। तो चाइल्ड जो था वो शुरू से ही थोड़ा हाइपर एक्टिव था, बट द कंप्लेंट ऑफ डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हैज इंक्रीज रिसेंटली। थोड़ा हाइपर एक्टिव वो शुरू से ही था, मतलब क्योंकि जब से वो पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने इवन जो अल्ट्रासाउंड किया था तो कहा था ये आपका जो उसको बच्चे का जो दूसरा बच्चा है वो भी रिसेंटली हुआ था, लेकिन जब उसको दूसरी बार कंसीव हुआ तो उसने, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के ही कहते थे कि ये बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव होगा, इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है इवन इन वूम। तो उसका हाइपर एक्टिव बिहेवियर थोड़ा शुरू से ही था, लेकिन डिक्रीज कंसंट्रेशन अभी फिलहाल से हुई थी। हैज अ स्क्रीन टाइम ऑफ मोर देन 3 आवर्स अ डे, मोबाइल बहुत ज्यादा देखता था वो बच्चा, उसको 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखने की मतलब आदत थी, क्योंकि हर बात में उसको ये था कि मम्मी मुझे मोबाइल दे, तो मोबाइल देख के खाना खाऊंगा, मोबाइल देख के ही पढ़ाई करूंगा, तो इस तरह से उसका बिहेवियर रहता था। पास्ट हिस्ट्री में उसको राइट साइडेड इंग्वाइनल हर्निया था सिंस बर्थ, गॉट ऑपरेटेड फॉर लास्ट ईयर, उससे 1 साल पहले 2022 में ही उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, और उसको रैंडम अटैक्स ऑफ ब्रोंकाइटिस भी होते थे व्हेन एक्सपोज टू एक्सेसिव कोल्ड। उसको ब्रोंकाइटिस बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था एक्सेसिव कोल्ड की वजह से। फैमिली हिस्ट्री में भी उसके फादर को भी इंक्वाइनल हर्निया था 10 साल से, जिसका ऑपरेशन सिर्फ 2 साल पहले ही हुआ था। मदर को हाइपरटेंशन था और जेस्टेशनल डायबिटीज रह चुकी थी। पर्सनल हिस्ट्री में ऑब्वियसली स्टूडेंट था, और डाइटरी हैबिट जो थी उसका वो बहुत ही ज्यादा फसी ईटर था, उसको खाना खिलाना एक टास्क था उसकी मम्मी के लिए, क्योंकि एक तो वो सब चीजें नहीं खाता था, उसके लिए स्पेसिफिक जो चीजें जो उसको पसंद थी, स्पेसिफिकली आलू, या फिर जो उसके टेस्ट बर्ड्स को स्टिमुलेट करती थी, चटपटी जैसे चिप्स वगैरह या ये सब सब्जी नहीं खाता था वो, तो उसके साथ बहुत फसीनेस थी। अब जो फिजिकल जनरल्स हम देखेंगे उसमें जनरल मोडालिटीज में ब्रोंकाइटिस था, ससेप्टेबल टू कोल्ड, उसको ठंड ज्यादा लगती थी, चिली पेशेंट था, अपीयरेंस लीन एंड थिन। सेकंड टाइम वो बच्चे को लेके आए तो इमेसिएटेड था, थिन था, और उसकी आईज के अराउंड डार्क सर्कल्स भी थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो माल नरिश था, वो ढंग से खाना नहीं खाता था, मुझे एक रीजन वो भी लगा। एपिटाइट अच्छी थी, पर भूख उसको ऐसी लगती थी कि जब भूख लग रही है कि मम्मी मुझे खाना दो, जिद कर लेता था, लेकिन जब वो खाने बैठता था तो उसको खाने में वही चीजें चाहिए थी जो उसको स्पेसिफिकली पसंद थी।
Thirst was moderate, 2-3 liters per day. Desire was spicy and salty things. Aversion to milk and green leafy vegetables. Stool satisfactory. Sleep was sound but startles in sleep. तो यहाँ पे हमें sleep में startles देखने को मिल रही है, यानी कि उसको थोड़ा एंजाइटी था अंदर जो उसके स्लीप में मैनिफेस्ट होती थी। वो सोते सोते ऐसे झटका मारता था, उसको डर लगता था, झटका मारता था, और मम्मी पापा का हमेशा हाथ पकड़ के उसको सोना होता था। ड्रीम्स में sees frequent boost in dreams, perspiration was normal, tongue was clean and moist. मेंटल जनरल में हम ये जो बेसिक सिम्टम्स हमें देखने को मिले एडीएचडी का, जो मैंने जब इसको डायग्नोस किया था तो जो मेन सिम्टम्स हमें मिले, ऑब्वियसली रेस्टलेसनेस था। वो क्लिनिक में भी आया था तो वो इधर उधर शांत नहीं बैठा था, कुछ ना कुछ छेड़े जा रहा था, टेबल पे पेन या फिर रजिस्टर या फिर कुछ भी चीज, ही वॉज नॉट सिटिंग स्टिल। और कर्सेस एंड स्वेट्स, मतलब वो ये चीजों की उसकी बातों में आती थी, मम्मी मैं कसम खा रहा हूँ मैंने ऐसे नहीं किया, मम्मी मैं कसम खा रहा हूँ। तो दिस सिम्टम वॉज ऑल्सो देयर। फियर ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली एट नाइट, रात को उसको अकेले रहने में डर लगता था। और छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा करता था, हर छोटी बात में मम्मी मैं ये नहीं कर रहा, आप हम तो मेरे को यही बोलती रहती हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा। तो ही वॉज वेक्स्ड ऑन ट्रिफल्स, कैन नॉट बियर कॉन्ट्रडिक्शन, और गेट्स वायलेंट व्हेन एंग्री, जब भी उसको गुस्सा आता था चीजें उठा के फेंकता था और बहुत जोर से चिल्लाता था, और मम्मी पापा की बात नहीं मानता था। ऑब्वियसली ही वाज अ वेरी डिसोबीडिएंट चाइल्ड। कंसोलेशन एग्रोवेट्स, कंसोलेशन पे वो और रोने लगता था। वीपिंग डिस्पोजिशन, सेल्फ बिल्ड एंड इमोशनल बाय नेचर। तो इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे मैंने उसको एडीएचडी का डायग्नोसिस दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्टलेसनेस ज्यादा थी और पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं थी, एंड ऑब्वियसली दो जो डांसिंग और जो रेस्टलेस बिहेवियर था उसके बेस पे मैंने एडीएचडी का डायग्नोसिस दिया था उसको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी रिपोर्टरी शीट है जो मैंने होम पैथ सॉफ्टवेयर द्वारा यूज किया था। तो उसमें हमने की थी सिम्टम्स की। तो जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हमने दिया था वो जो हमने उसकी जो हाइपर एक्टिव और रेस्टलेसनेस है और जो उसका इराटिक और वायलेंट बिहेवियर था उसके बेसिस में मैंने स्ट्रेमोनियम चूज करी थी, स्ट्रेमोनियम 1M ओडी फॉर 7 days फॉलोड बाय प्लेसिबो फॉर 3 weeks। इसको मैंने लिक्विड में ड्रॉप्स दी थी, 2 drops फॉर अ सिंगल डे, देन फॉलोड बाय प्लेसिबो फॉर 3 weeks। 1 week के लिए स्ट्रेमोनियम 1M 2 drop एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक मैंने उसको दी थी, और उसके बाद 3 weeks के लिए प्लेसिबो दिया था। तो ये जब 12 फरवरी को मेरे पास फॉलोअप के लिए आया, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स। स्ट्रेमोनियम 1M was repeated again followed by placebo for 3 weeks। हर एक महीने पे मैं बुला रही थी, 1 month का इसका फॉलोअप था। मार्च में जब पेरेंट्स इसके आए तो इसकी फिजिकल रेस्टलेसनेस कम थी और मेंटली थोड़ा सा ये कामनेस उसमें आनी शुरू हुई। तो मतलब मेडिसिन ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया मुझे, जिससे उसकी फिजिकल रेस्टलेसनेस और एग्रेसिवनेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया। अगेन मैंने उसको सैक्लेक दिया फॉर 1 month। अब ये जब अप्रैल में मेरे पास आया तो फिर उन्होंने बोला नहीं, जितना इंप्रूवमेंट था उतना ही है, नो फर्दर इंप्रूवमेंट। तो मैंने फिर से स्ट्रेमोनियम 1M रिपीट करी, और 1 week फॉलोड बाय प्लेसिबो फॉर 3 weeks। 1 week स्ट्रेमोनियम और 3 weeks के लिए प्लेसिबो। अगेन इन मे, नो फर्दर इंप्रूवमेंट। जितनी कामनेस और रेस्टलेसनेस में जो इंप्रूवमेंट आया था उससे आगे वो केस नहीं बढ़ा, थोड़ा ही इंप्रूवमेंट दिया और केस वहां पे स्टक हो गया था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं दोबारा इस केस को एनालाइज करूंगी, और केस को दोबारा एनालाइज करने के बाद मैंने नैट्राम्यूट सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन द इमोशनल प्लेन ऑफ इमोशन। हम कई बार क्या करते हैं, हम सुपरफिशियली ये देखते हैं कि सुपरफिशियली जो मैनिफेस्टेशन है हम उस पर प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, पर हमें इंटरनली जो बेसिक इमोशनल या इंटेलेक्चुअल लेवल है जब हम उस पर मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं वो ज्यादा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन जो थी एग्रेसिवनेस वायलेंसनेस और उसकी थी, तो उसके बेसिस में जो भी मेरे पास रिपीटराइजेशन रिजल्ट आए, काफी सारी मेडिसिन आई, लेकिन जो मेरा इंक्लिनेशन बना, क्योंकि ऑब्वियसली चॉइस हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास होती है कि आप रिपीटराइजेशन में तो हमारे पास मेडिसिन आ रही है तो आप क्या चूज कर रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन में काफी सारी मेडिसिन में सिमिलर सिम्टम्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सीपिया, फॉस्फोरस, कालिका, क्योंकि एग्रेसिवनेस इसमें है, लेकिन जो बेसिक ज्यादा एग्रेसिवनेस है वो स्ट्रेमोनियम है। तो मैंने उसी बेसिस पे स्ट्रेमोनियम प्रिस्क्राइब करी थी, लेकिन उसने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन फिर दोबारा जब मैंने इसको एनालाइज किया तो इमोशनल प्लेन पे जो हम कहते हैं, जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना और उसका जो लीन थिन कॉन्स्टिट्यूशन था, डिजायर फॉर सॉल्ट, और एक वो जिसे कहते हैं ना अंदर का जो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल, वो मुझे नैट्राम्यूट की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन लगी। तो उसके बेसिस में मैंने
नाइट्रोम्यूर 1 प्रिस्क्राइब किया और उसके बाद प्लेसिबो दिया 3 वीक्स के लिए। तो जब ये मेरे पास बच्चा जून में आया तो became very much calmer mentally, his focus on studies improved, physical restlessness was less, overall improvement in symptoms 30 to 40%। मतलब उसका पढ़ाई में भी concentration improve है। उसकी मम्मी ने मुझसे ये कहा कि अब ये टिक के बैठता है और अब ये पढ़ाई में काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मतलब इसकी टीचर ने भी कहा कि हाँ पहले से इम्प्रूवमेंट है, जो भी इसकी पीटीएम हुई होगी तो उसमें उन्होंने भी, टीचर ने भी ये कहा कि नहीं इसका पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, अभी पहले से ज्यादा अच्छा क्लास में भी परफॉर्म कर रहा है। तो अगेन आई प्रोवाइड क्लैक फॉर 1 मंथ, देयर वाज नो फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स इन जुलाई। नाइट्रोम्यूर फिर मैंने 10 में प्रिस्क्राइब की मेंटल बेसिस पे, ओडी डोज पर वीक, एक ही डोज दी, उसके बाद प्लेसिबो फॉर द नेक्स्ट 6 days, मतलब वीक में एक बार 10 और 6 days, एंड दिस प्रिस्क्रिप्शन वाज रिपीटेड एवरी वीक इन मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। More improvement in concentration studies, child feels more happy and content, is less frivolous, ज्यादा अच्छी कंसंट्रेशन। नेहा जी, आपकी आवाज नहीं है। हेलो नेहा जी। हेलो। सॉरी मेरा कनेक्शन टूट गया था सर। ओके, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, 1 मिनट। तो इस तरह से हमने इस केस में काफी इंप्रूवमेंट देखा नाइट्रोम्यूर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद, जो कि स्ट्रेमोनियम से हमें नहीं मिला था। तो ये केस एक एग्जांपल है एडीएचडी का जो मैंने शेयर किया। मैं एक्चुअली मैं और केस शेयर करना चाहूंगी आगे भी, लेकिन आज मैं एक ही केस शेयर कर पाई हूँ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिवली अलोंग विद बिहेवियर थेरेपी। अब इस केस में मैं इतना काउंसलिंग नहीं दे सकती थी क्योंकि 11 साल का ही बच्चा था, लेकिन हाँ मैं जब भी वो बच्चा आता था मैं उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी कि वो घर पे क्या कैसे रहता है, या मम्मी पापा से उसको क्या रिलेशन है, उसका स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं, या फिर उसका क्या है। तो वो थोड़ा क्योंकि बच्चा था और ऑब्वियसली थोड़ा क्लोज्ड वो था क्योंकि नाइट्रोम्यूर जो होता है वो एक ऐसा वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने आप को इतनी इजीली एक्सप्रेस नहीं करता है। लेकिन तब भी थोड़ी बहुत दोस्ती हमारी जरूर हो गई थी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जहां पे भी आप केस को खोल सके तो हमें उस केस को खोलना चाहिए, काउंसलिंग की भी हमें वो करनी चाहिए। और बच्चे या जो टीनेज है, स्पेशली टीनेज ग्रुप में हम बात कर सकते हैं। छोटे बच्चों में हम उतना बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीनेज ग्रुप में हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, क्योंकि टीनेज ग्रुप भी ऐसा होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो उस केसेस में भी हमें काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी देनी चाहिए। ऑब्वियसली होम्योपैथी में हम मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे, मेडिसिन अपना काम करेगी और बिहेवियर थेरेपी अपना काम करती है, तो उससे हम एडीएचडी केसेस को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये आज का सेशन था मेरा। बहुत अच्छा था डॉक्टर नेहा जी। अब अपना पीपीटी को भी हटा दीजिए। ओके, ठीक है। तो आपने जो प्रेजेंटेशन दिया एडीएचडी का, इस पर काफी आपने डिटेल्स में सभी कुछ को बताया है। हर एक चीज को केस के विषय में, केस के माध्यम से भी आपने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। तो आपने दो चीज जो केस में जो बताया, एक स्टेमोनियम और एक नेट्रम का। हाँ जी, तो स्टेमोनियम का जो फर्स्ट प्राइमरी प्रेजेंटेशन था वो अपने ओवरलैप था। आपको मैंने कहते हैं कि वो एक
ऊपर से ढका हुआ था नेट्रम्यूर, जो कि हाँ जी, एमोनियम के माध्यम से हाँ जी, आपको दिखलाई पड़ रहा था। इसीलिए डॉक्टर्स का जो हाँ जी, विजन होता है, हाँ डॉक्टर्स का विजन होता है, उसको ये सोचना चाहिए हाँ जी, कि जो सामने में जो दिखलाई आ रहा है, हाँ जी, सामने में जो नजर आ रहा है, क्या हाँ वह जी, सही है कि नहीं है। हाँ जी इसलिए सर, इंसाइट डेवलप करने के लिए थोड़ा सा जो सामने में कहते हैं ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो यस सभी सर, चमकते हैं वो सोने नहीं होते हैं। हाँ जी ये सर, सभी चमकने सोने नहीं होते हैं, और इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि केस टेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि सिम्टम्स जो है कितना ऑथेंटिक है। हाँ और जी, बहुत समय में जो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि काफी सामने में बहुत ज्यादा दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें जो मूल जो सिम्टम्स होता है वो छिपा हुआ रह जाता है। इससे हम लोग को आपको बहुत हाँ सारी जी, चीज को आपको दर्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ जी आपने सर, ऐसा भी होता है, हम लोग के लिए सामान्य है कि हम लोग फर्स्ट विजिट में नहीं, सेकेंड विजिट में नहीं, थर्ड विजिट में हम लोग इसको देख देख पाते हैं, हाँ जी सर, देख पाते हैं। और हम लोग इसको आपने नेट्रम्यूर को सिलेक्ट किया, हाँ जी और सर, नेट्रम्यूटिकम जो है क्यूरेटिव अप्रोच को ले गया। आपने जो बताया कि ये साइकोटिक और सिक्योरिटी, ये भी सही है, क्योंकि साइकोटिक जो है सोरी का डेविएटेड फॉर्म है, और साइकोटिक उसका डिजेनरेटिव फॉर्म है। डेविएशन एंड डिजेनरेशन का स्टेज आया करता है। ये आपको लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण आपने जानकारी दिया है, और मैं समझता हूँ कि आपका जो होम्योपैथिक अप्रोच के दृष्टिकोण से आपने इस केस को, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा से देखने का कोशिश किया है। दूसरी बात जो मैं कहना सर, चाहूँगा, हाँ जी, एडीएचडी के लिए सबसे बड़ा जो कारण है, जो मेन कॉजिशंस है, वो पेरेंटिंग है। हाँ हम जी, लोग देखते हैं कि आजकल हाँ जी सर, पेरेंटिंग बहुत, आज के जो न्यूक्लियर फैमिली में हाँ जी पेरेंटिंग सर, बहुत बड़ा कारण बन रहा है। माता पिता अपने बच्चे को कैसे देखभाल करेंगे। पहले के जमाने में हुआ करता था कि मदर इन लॉ रहती थी, वो दादी नानी, वो लोग मिलकर के बच्चे को देखते थे, तो बच्चे का एक अच्छा पेरेंटिंग हो जाता था। हाँ जी, अभी मैं देख रहा था कि बड़े बड़े शहरों में पेरेंटिंग स्कूल खुल रहे थे। मैं हाँ जी, सोचता हूँ ये पेरेंटिंग स्कूल से तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 दिन का क्लास करके सर्टिफिकेट लेकर के आप पेरेंट नहीं बन सकते हो। पेरेंटिंग इज ए डिवोशन, लाइक ए गार्जियनशिप। यस सर, आपने गार्जियनशिप हुआ, आपके अंदर में एक फीलिंग्स होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, और बच्चे के प्रति केयर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द पेरेंटिंग। और वह पेरेंटिंग को हम लोग देखते, माँ आती है हम लोग के पास में बच्चे को लेकर के, डॉक्टर साहब ये बच्चा बड़ा बदमाशी करता है, इसको बदमाशी को शांत कर दीजिए। मैं बोला बदमाशी क्यों कर रहा है, ये जिद इसलिए कर रहा है कि आप इसको जिद्दी बना दी हैं, आपके कारण ये जिद्दी बना है, और आपका ही इसका दोषी है। तुम नाराज तो होती हैं। मैं कहा कि मैं जो सही जो बता रहा हूँ आपको, उसको देखना पड़ेगा, और इसको समझने के बाद में होता। तो हमेशा बच्चे ही दोषी नहीं होते हैं, हाँ बच्चे जी, के साथ में हम्म, बच्चे का मूल जो दोषी होता है उसका पेरेंट्स होता है। और ये एडीएचडी में और ऑटिज्म के केस तो इतने ज्यादा परेशान करते हैं पेरेंट्स, कहते हैं कि बच्चे को, और वो लोग खुश रहते हैं कि एलोपैथी की दवा दी जाती है तो उसमें काफी खुश रहते हैं, क्योंकि बच्चा एक डल पड़ा हुआ रहता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। सारे सिम्टम्स जो है सारे सिम्टम्स जो है आपको ढके हुए होते हैं, और बच्चा अपना है। और इस तरह के बच्चे धीरे 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 चल करके जो एलोपैथिक डिप्रेसिव मेडिसिन जो आपने जिक्र किया कुछ दवाइयों का, वो डिप्रेसिव मेडिसिन लेने के बाद में रोगी के अंदर में एक डिप्रेशन के जैसा हो जाता है, और एक इंट्रोस्पेक्शन रूब्रिक्स उसके अंदर में हाँ जी, देखने को मिलता है। आपने इस रूब्रिक्स को शायद देखा नहीं, उसमें इंट्रोस्पेक्शन भी रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है जो कि हाँ जी, है। हाँ जी, और जो हाइपर एक्टिव में आपका जहाँ की डिसाइड नहीं करना, मल्टी फैक्टियल डिजायर, क्या है चाहिए क्या नहीं चाहिए, डिसाइड नहीं करना, इसको हाँ हम जी, लोगों ने बहुत अच्छा रूब्रिक्स आपने शायद मेंशन किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन वह सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स आता है आपका ये कहते हैं कैप्रिसियसनेस। कैप्रिसियसनेस एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स है, जो कि बच्चों में जैसे कैमोमिला के बच्चे होते हैं, सीना हाँ के जी, बच्चे होते हैं, तो उसी तरह से कैप्रिसियस बिहेवियर जो है हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन में दिखलाई पड़ता है। और बाकी रूब्रिक्स तो आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है, लेकिन इन रूब्रिक्स के अलावा बहुत समय में हम लोग देख लेते हैं कि एडीएचडी के लिए ये रूब्रिक्स है, ये बहुत सफिशिएंट। नो,
इसको हम लोग को सोचना पड़ेगा कि नहीं ये सही नहीं, ये एक गाइडलाइंस है, एक हाँ जी सर। फ्रेम है, इस हाँ जी फ्रेम सर। से बाहर निकलने का कोशिश कीजिए। हाँ जी। क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन ये नहीं कहता है कि आप इस फ्रेम में बट करके इलाज कीजिए, इंडिविजुअलाइजेशन यह कहता है कि आप फ्रेम से बाहर निकल करके काम कीजिए, तो आपको मदद मिलेगा, ये हाँ जी। है। और आज के समय में अर्बनाइजेशन और इवन देहातों में, है ना, देहातों में भी माँ बाप जो है सो केयरिंग जो अप्रोच है बच्चों के प्रति, केयर जो है तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता चला जा रहा है। और यह बहुत बड़ा समस्या के रूप में बहुत बड़े, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बात बताया कि 50 साल पहले ये ADHD की बीमारियां नहीं देखी जाती थी बच्चे, लेकिन अब अक्सर आए दिन हम लोग देखते हैं कि क्लिनिक में माँ आ रही हैं बच्चों को लेकर के, बच्चे को घसीट के लेकर के आ रही हैं, जबरदस्ती लेके आ रही हैं, वो बच्चा आना नहीं चाहता है और वह काफी हल्ला करता रहता है, तो डॉक्टर भी अनवाइड हो जाते हैं। तो डॉक्टर अगर अनवाइड हो गए तो वो तो इलाज नहीं कर सकेगा, है ना। जो डॉक्टर अनवाइड हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं कि इसको अब चुप कराओ नहीं तो मैं इलाज नहीं कर सकूंगा, तो वो डॉक्टर कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता है, इलाज भी नहीं कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान में हम लोग को रखना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि किसी का और कोई सवाल है कि नहीं। सभी ने आपको थैंक्स ही किया है और डायनेमिक प्रेजेंटेशन के रूप में। होम्योपैथिक मैंने कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं है, कोई खाली आपको थैंक्स का मैसेज है, आपको एडुकेटिव एंड इंट्रोडक्शंस, वेरी नाइस प्रेजेंटेशंस, डायनेमिक लेक्चर, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशंस, राम प्रवेश जी ने कहा है डिफरेंट एंगल से आपको बताने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ केसेस और भी आप लाइए। आप बता हाँ जी रहे थे सर। कि कुछ केसेस आपके पास में और है, तो एक सेशन और आप लीजिए जुलाई के हाँ जी समय सर। में, और आप इसमें केसेस रिलेटेड टू ADHD आपको उसको देखने का कोशिश कीजिए, है ना। हाँ जी तो वो सर। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ये होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लगता है कि हम लोग का समय अब पूरा हो गया है, और आप यहाँ पर आई हैं हम लोग के सेशन में, कभी कभी हम लोगों के आपने मॉडरेटर का भी काम किया है, अंग्रेजी सेशन में भी मॉडरेटर किया है। इसी तरह से इस सेशन के साथ में, इस संस्था के साथ में जुड़े रहिए, और होम्योपैथी के इस ज्ञान के प्रचार के क्षेत्र में अपना योगदान देना हम सभी का कर्तव्य होता है। केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, हम सभी मिल करके होम्योपैथी के विकास अगर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो हम लोग का जो दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हम लोग सबको मिल करके अपने अपने नॉलेज बैंक को बढ़ाएं, इंफॉर्मेशन बैंक को बढ़ाएं, क्योंकि होम्योपैथी की पढ़ाई इतनी कठिन है, इतने डिफिकल्ट है, मैं कहता हूँ कि ये एलोपैथी से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। वहाँ तो लिमिटेड है, मैथमेटिकल है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत समय में आपका कुछ दिखाई नजर नहीं आता है। इसको निकालने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ प्रयास करते रहने का जरूरत है, और ये निरंतर कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो ये फोरम है इन प्रमोटिंग फॉर होम्योपैथी, यह होम्योपैथी के लिए एक बहुत ही सही दिशा में लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहा है, बताने का कोशिश कर रहा है। कई एक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, कई एक लोग इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज है कि हमें पढ़ने की आदत बनानी होगी। अगर पढ़ने की आदत नहीं बनेगी तो हम लोग कभी भी आगे विकास नहीं कर सकेंगे। तो इसके साथ में मैं इस नेहा कक्कर जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस फोरम में आई। मैं अपने थैंक सभी यू। धन्यवाद दर्शकों सर। का भी धन्यवाद सर। धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत धैर्यपूर्वक इस सेशन को भाग लिया। अब हम लोगों का सेशन समाप्त हो रहा है। मैं इस सेशन को हैंड ओवर करना चाहता हूँ डॉक्टर अंजनी जी को, जो अंजनी जी अभी ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं अंजनी जी को हैंड ओवर करता हूँ। ओके, so now you, Anjani, you can take over the. You are here, Dr. Anjani. Can you listen me, Dr. Anjani? Now over to the Hindi session. Yeah. Before I can talk, sir. So nice to see you after a long time. Yeah, it's after a long time. Even I am so happy to see. I am making you the host. Okay, sir. Okay, thank you. And then you can make your speaker. I think the speaker has also joined.
by the name of Nivedita Mukherjee or Rajat Chattopadhyay. Yeah. Rajat Rajat Chattopadhyay is the speaker. Rajat is the speaker, but he might have joined with the Nivedita. And Dr. Nivedita, Dr. Rajat will join with his own link or with your link. Dr. Nivedita, can you listen me? No. I think Dr. Nivedita also not joined. Huh? She's Rajat has not joined. Rajat, he has just talked to me. He is joining. I had a telephonic. Dr. Nivedita, can you tell me something? Yes, sir. Hello. Sir is, Hello. Hello. sir is joining.